हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 53 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था सॉन्ग जियांग को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। जेम्स वांग पुलिस डिपार्टमेंट और क्राउन यहाँ तक कि अपने बॉडीगार्ड्स तक का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जब वो इस बारे में अपने कलीग से बात कर रहा होता है तब उसे डाउट हो जाता है, हो सकता है कि क्राउन यहाँ पर हो ही नहीं। लेकिन हाफ मून थीफ को शायद जेम्स वांग ने बहुत ही कम आंका था। जैसा उसे लगता था वैसे पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी बेवकूफ़ नहीं था। लेकिन हाँ, हाफ मून थीफ ज़रूर उनसे हर बार 2 कदम आगे था। इसलिए नहीं कि पुलिस के एफर्ट्स में कमी थी, इसलिए कि हाफ मून थीफ सच में बहुत ज़्यादा चालाक था। जियांग ने अपने कलीग से पूछा कि यहाँ पर कितने बॉडीगार्ड्स हैं, तो उसके कलीग ने बताया कि 20 बॉडीगार्ड यहाँ पर है और 3 बॉडीगार्ड अभी भी वांग मेंशन में वांग इबो की सुरक्षा के लिए तैनात है। तब जियांग सोचने लगा, इबो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत पड़े। वैसे भी जेम्स वांग को देखकर लगता नहीं है उसे वांग इबो की सुरक्षा की कोई पड़ी भी है। हो ना हो, दाल में ज़रूर कुछ काला है। जियांग की गाड़ी की स्पीड से ही उसका दिमाग भी दौड़ रहा था। हो सकता है कि वो बिल्कुल गलत हो, ये भी हो सकता है जेम्स वांग का प्लान सच में काम कर जाए, या फिर ये भी हो सकता है अगर वो इस बार अपने दिल की बात सुने तो उसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जियांग किसी भी हालत में 1% भी डाउट में नहीं रहना चाहता था। वांग मेंशन पहुंचने पर उसने गाड़ी पार्क करने तक का टाइम नहीं लिया। तुरंत गाड़ी से कूदकर वो अंदर की तरफ दौड़ने लगा। हाफ मून थीफ उसे रास्ते में ही मिल गया। जियांग ने चिल्लाते हुए कहा, वही के वही रुक जाओ। हाफ मून थीफ रुक तो गया लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। अपने हाथ सर के पीछे लो और पीछे मुड़ो, जियांग ने कहा। लेकिन हाफ मून थीफ ने बदले में मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो जियांग ने कहा, मुझे चैलेंज करने की कोशिश भी मत करना। हाफ मून थीफ पीछे मुड़ गया और जियांग बिल्कुल फ्रीज हो गया। हाफ मून थीफ ने सच कहा था, वो उसे नहीं शूट कर सकता। यहाँ से हम कुछ घंटे पहले चलते हैं वांग मेंशन में। ईबो सभी को चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक के लिए निकलते हुए देख रहा था। उसे अभी भी अपने कमरे में रहने की सख्त हिदायत थी। सभी बॉडीगार्ड, पुलिस, साथ में वो क्राउन भी गेट से बाहर चले गए। तभी ईबो के कमरे में उसके फादर ने एंट्री की। ईबो, अभी हम निकल रहे हैं। कुछ भी ऐसे वैसे हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सुबह 6 बजे तक मैं घर वापस लौटूंगा। फिर 11 बजे हमें शादी के लिए निकलना है। तुम्हारा काम बस यही है, ठीक से आराम करो और कल बिल्कुल फ्रेश होकर अपनी शादी अटेंड करो। शादी कहाँ, मुझे तो सूली पर लटकने जैसा लग रहा है, ईबो बुदबुदाया। ये बात जेम्स वांग ने बहुत अच्छे से सुनी। उसने कहा, अभी तुम्हें पता नहीं है शादी के बाद तुम्हें कितने सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें ईफे से प्यार हो ही जाएगा। वो एक बहुत समझदार लड़की है। उसे देखते ही मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है, ईबो चिल्लाया। उनका नाम भी मत लीजिए। तब जेम्स वांग ने कहा, ईबो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूँ। मैं उसे कभी भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को ही मार दिया। तब ईबो ने कहा, आपने उनके हालात ही ऐसे कर दिए कि उन्हें खुद अपनी जान देनी पड़ी। जेम्स वांग ने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो रिश्तों के मायने समझने के लिए। जब तुम इफ़े से प्यार करने लगोगे तब तुम्हें इसकी गहराई समझ में आएगी। ईबो ने कहा, मुझे पता है। तो जेम्स वांग मुस्कुराते हुए बोला, देखा, कहा था ना मैंने, एक ना एक दिन तुम्हें इफ़े से प्यार हो ही जाएगा। ईबो अभी जेम्स वांग की गलतफहमी दूर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो चुप बैठ गया। जेम्स वांग ने आगे कहा, कल सुबह जल्दी उठना, 11 बजे हमें शादी के लिए निकलना है। तो ईबो ने कहा, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्राउन आपके पास रहता है या नहीं। जेम्स वांग इस बात पर हंसने लगा। उसने कहा, भरोसा रखो बेटे, इस बार हाफ मून थीफ क्राउन को छू तक नहीं पाएगा। इसलिए हवा में तीर चलाना छोड़ दो और कल के लिए तैयारी करो। जेम्स वांग वहाँ से चला गया। कुछ देर तक ईबो ऐसे ही बैठा रहा। फिर थोड़ी देर तक उसने झपकी लेने की सोची। चलो, कोई बात नहीं, कम से कम हाफ मून थीफ ने उसकी मदद करने के बारे में सोचा तो सही। करीब दोपहर के 2 बजे वो फिर से उठ गया। जब उसे नीचे से कोलाहल सुनाई दिया
तब वो नीचे देखने के लिए गया जहाँ पर हाइक्वान बॉडीगार्ड्स के साथ झगड़ रहा था। वो उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे। ईवो अब हाइक्वान को लेकर अंदर आया। बॉडीगार्ड्स तो नहीं चाहते थे, लेकिन ईवो के आगे उनकी कुछ भी नहीं चल पाई। कैसे हो ईवो? हाइक्वान ने पूछा। तो ईवो ने पीछे मुड़कर हाइक्वान की तरफ देखा। हाइक्वान ने कहा, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। अब ईवो फिर से एक बार बेड पर लेट गया। वो बोला, भाई शायद आपने सही कहा था। हाफ मून थीफ इस बार क्राउन को नहीं चुरा पाएगा। फादर ने उसे चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक में रखा है। मुझे माफ़ कर दो, हाइक्वान ने कहा। तो ईवो ने कहा, क्या बात है, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। तो हाइक्वान ने कहा, तुम भाग नहीं पाए। जोई और युआन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें ज़बरदस्ती ये शादी करनी पड़ रही है। तो ईवो ने कहा, हे, वो मेरी भी फैमिली है। और जब जोई की बात निकली है तो ये बताओ वो यहाँ से कब निकल रही है। तो हाइक्वान ने कहा, उसका अपार्टमेंट बिक गया है, फ्लाइट के टिकट्स पे आ गए हैं और वो अभी अपना लगेज पैक कर रही है। शनिवार की शाम को वो युआन को लेकर निकलेगी। युआन तो इस बात से बहुत खुश है कि उसे पहली बार प्लेन में बैठने मिल रहा है। वो तो मेरे लिए भी ज़िद कर रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से उसे समझा दिया कि मैं बाद में उन्हें ज्वाइन करूँगा। ईवो ने कहा, आपको युआन को झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए। तो हाइक्वान ने कहा, मैं भी उससे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है। उम्र के साथ उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। ईवो ने पूछा, क्या आपकी जोई से बात हो रही है? तो हाइक्वान ने कहा, हाँ, हम अक्सर फ़ोन पर बातें करते हैं। वैसे तो यांगज़ी इस बात से बहुत जेलस होती है, लेकिन जब से उसे पता चला है कि जोई लंदन शिफ्ट होने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। हर बार मेरे करीब आने के मौके ढूंढती रहती है। उसे लगता है अभी भी अगर एक बच्चा हो जाएगा तो हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं जोई और युआन को ऐसे तो नहीं खो सकता। वैसे भी उन दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? ईवो ने पाउट करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। तो हाइक्वान ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोला, कल शादी के बाद तुम भी तो इस देश को छोड़कर जा रहे हो, हमेशा के लिए म्यांमार में शिफ्ट हो रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हें हर हफ्ते मुझसे मिलने आना होगा। ईवो ने चकल किया। तो हाइक्वान ने कहा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ शाहजहान कहाँ पर है? तो ईवो ने कहा, उसे काम से निकाल दिया। क्या? ये मत कहना कि। ईवो ने कहा, फादर को ऐसा लगता है हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उससे आगे उन्हें कुछ नहीं पता। अगर मैं और जहान का फ्रेंड से भी आगे भी कुछ है। क्या? तुम खुद भी इस बारे में क्लियर नहीं हो? हाइक्वान ने पूछा। तो ईवो ने कहा, मुझे नहीं पता। मतलब मैं तो जानका से प्यार करता हूँ। मुझे उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। मैं बस सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए तो हम दोनों तभी से लवर्स हैं जब मैंने पहली बार उसे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। फिर भी तुम्हें क्यों लगता है कि तुम दोनों लवर्स हो? बेहतर होगा तुम उसके साथ ब्रेकअप कर दो, हाइक्वान ने कहा। भाई! ईवो चिल्लाया। तो हाइक्वान ने कहा, ईवो, ऐसे पर्सन पर भरोसा क्यों करना जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स को लेकर सीरियस नहीं है। और कल जब तुम राजकुमार से शादी करोगे तब तो तुम्हारे शाहजहान के साथ संबंध पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। क्या तुमने इस बारे में शाहजहान से बात की है? ईवो ने कहा, हाँ, मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जवाब आने से पहले ही फ़ोन कट गया। फिर ईवो हिचकिचाते हुए बोलने लगा, भाई, आपने कहा था कि ईफे के साथ चीटिंग नहीं करनी है, लेकिन मैं जानगा को नहीं भुला पाऊंगा और ना ही मैं भुलाना चाहता हूँ। शादी के बाद भी मैं उनसे मिलता रहूँगा। माना कि मैं ईफे के साथ गलत कर रहा हूँगा, लेकिन मैं अभी भी उसके साथ गलत ही कर रहा हूँ। बिना प्यार के उसके साथ शादी जो कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या आप गुस्सा हो? ईवो ने पूछा। हाइक्वान साय करते हुए बोला, ईवो, कभी कभी मुझे भी लगता है सब कुछ छोड़कर जोई को लेकर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जोई इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए अभी तक मैं डट कर खड़ा हूँ। पर तुम्हें मेरे जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही शाहजहान जोई की तरह आदर्शवादी बंदा है। इसलिए अगर तुम दोनों चाहो तो अपना अफेयर कंटिन्यू कर सकते हो, पर मेरी नज़र में ये हमेशा ही गलत रहेगा। और क्या शाहजहान इस बात के लिए तैयार है? तो ईवो ने कहा, पता नहीं, अभी तक हमारी इस बारे में बात नहीं हुई। हाइक्वान ने अपना फ़ोन निकाल कर ईवो को देते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम्हें शाहजहान का नंबर याद ज़रूर होगा। ईवो ने तुरंत फ़ोन हाथ में लेकर शाहजहान का नंबर डायल किया।
इससे पहले कि वो ग्रीन बटन प्रेस करे, हाइक्वान ने उसका हाथ थाम लिया। उसे कहा, ईवो, अगर शाहजहान इस बात को मानता है और तुम्हारे साथ अफेयर रखना चाहता है तो तुम्हें अपने दिल से ये गिल्ट निकालना होगा कि तुम ईफे के साथ गलत कर रहे हो। पर अगर शाहजहान इस बात के लिए नहीं मानता है तो तुम्हें उसे बुलाकर सच्चे दिल से ईफे को अपनाने की कोशिश करनी होगी, या फिर उसे सच्चाई बताकर उससे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरे ख्याल से ईफे एक समझदार लड़की है। वो तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें आज़ाद कर देगी। यांगजी की तरह वो तुमसे ऑब्सेस्ड नहीं है। ईबो ने हाँ में सिर हिलाया तो हाइक्वान ने कहा, ईबो, चाहे जो हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तो ईबो ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, वादा करता हूँ भाई कि मैं हमेशा खुश रहूँगा। ईबो ने अब कॉलिंग का बटन दबाया। वो जान के फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसने कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन एक भी बार जान ने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है कि वो किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो, ईबो ने कहा। अब हाइक्वान और ईबो दोनों मिलकर उसका लगेज पैक करने लगे, जो करीब 3 घंटों तक चला। ईबो ने वो सब कुछ रख लिया जिसकी भी उसे ज़रूरत हो सकती थी। रात के करीब 8 बजे उसने फिर से एक बार जान को कॉल लगाया। फाइनली जान ने उसे आंसर किया, लेकिन फ़ोन उठाते ही वो चिल्लाने लगा, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं खरीदना है। ईबो ने हाइक्वान के नंबर से कॉल किया था। ऑब्वियसली जान के पास ये नंबर नहीं था, इसलिए उसका ये रिएक्शन भी नॉर्मल था। ईबो ने जान के पीछे से आ रहे लाउड म्यूजिक को इग्नोर करते हुए कहा, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या वो क्लब में है? वो सोचने लगा। ईबो, जान ने चौंक कर कहा। तुरंत उसके पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी कम हो गया। ईबो मुस्कुराया। और कौन? क्या तुम्हें किसी और के कॉल का इंतज़ार था? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, नहीं, इनफैक्ट मुझे तो किसी के भी कॉल का इंतज़ार नहीं था। कल जब तुमने मुझ पर इतने सारे आरोप लगाए, फिर खुद ही कॉल कट कर दिया, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जहान अपसेट लग रहा था। ईबो ने कहा, मैंने बहुत सारी बातें की। अगर की भी होगी तो वो मैंने नहीं, मेरे फादर ने की होगी, क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था। चलो जाने दो, क्या अब हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? जहान ने पूछा। मेरे कल के सवाल का जवाब दो, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, कल के सवाल का जवाब फ़ोन पर? बेहतर होगा कि हम आमने सामने आकर बात करें। तो ईबो ने कहा, कल मेरी शादी है, क्या तुम भूल गए? तो जहान ने कहा, मुझे तो लगा हाफ मून थीफ क्राउन चुरा लेगा। ईबो ने कहा, वो कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कामयाब होगा, क्योंकि क्राउन को कड़ी सुरक्षा में चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक में रखा गया है। अच्छा, फिर मुझे नहीं लगता हमें बात करने का मौका मिलेगा, जहान ने कहा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, और साथ में जहान के चकल करने की भी। जहानगा, तुम कहाँ पर हो? ईबो ने बड़ी ही सावधानी से पूछा। इधर हाइक्वान के चेहरे से लग रहा था कि उसे जहान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, और उसने जो उसके बारे में राय बनाई थी वही सही थी। लेकिन ईबो को जहान पर पूरा भरोसा था। जहान का जवाब आया, देखो ईबो, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि शादी से पहले मैं तुमसे आमने सामने बात कर सकूँ। जहान ने कॉल कट कर दिया और ईबो ने फ़ोन को बेड पर गिरने दिया। ईबो, हाइक्वान ने ईबो को पुकारा। ठीक है भाई, उसने कहा है शादी से पहले वो मुझसे बात करेगा, ईबो ने कहा। तो हाइक्वान ने कहा, ईबो, शाहजहान किसी लड़की, मुझे शाहजहान पर पूरा भरोसा है, ईबो ने जवाब दिया। तभी हाइक्वान का फ़ोन फिर से एक बार रिंग करने लगा, जो उसके किसी होटल के मैनेजर की तरफ से था। वहाँ पर गेस्ट कुछ कंप्लेंट्स कर रहे थे। हाइक्वान को अब यहाँ से जाना पड़ रहा था। जाने से पहले हाइक्वान ने फिर से एक बार ईबो को समझाने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने कहा, जानगा मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते। हाइक्वान साय करते हुए कल शादी पर आने का वादा करके वहाँ से चला गया। ईबो फिर से कुछ घंटों के लिए वैसे ही बेड पर लेटा रहा, ये सोचते हुए कि उसकी ज़िंदगी कितनी झंड बन चुकी है और उसे फिर भी जान की बातों पर पूरा भरोसा है। अब उसे भूख लगने लगी थी, इसलिए वो किचन में चला गया। उसने देखा पूरे घर में बिल्कुल शांति छाई हुई है। पेट पूजा करते वक्त भी उसे बिल्कुल हलचल सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने घर में चक्कर लगाने का सोचा। तुरंत ही उसे पता चल गया, उसके तीनों बॉडीगार्ड्स घोड़े बेचकर सो रहे हैं। वो तो उनको शूट करना चाहता था, गोली से नहीं, वीडियो कैमरा सही सही, जिसे बाद में वो अपने फादर को दिखाकर उनके ट्रस्टवर्दी बॉडीगार्ड्स को
अच्छा सबक सिखा सके। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकालना चाहा, तभी उसे याद आया उसका फ़ोन तो उसके फादर ने ले लिया है। खैर छोड़ो, जाने दो, सभी ऐसे ही है, सोचकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी उसे उसके फादर के ऑफिस से कुछ आवाज़ें सुनाई थी, इसलिए वो वहाँ पर देखने के लिए चला गया। उसके सामने हाफ मून थीफ उसके फादर के डेस्क के ड्रॉअर में कुछ ढूंढ रहा था। गलत जगह ढूंढ रहे हो, ईबो ने कहा। तो हाफ मून थीफ चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। तो ईबो ने कहा, क्राउन चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक में है, वहाँ पर अपना लक ट्राई करो। हाफ मून थीफ ने कहा, यह तो बहुत अजीब है, मुझे यकीन है क्राउन इसी घर में है। वेल, मुझे तो कैबिनेट में कुछ और ही ढूंढना था। हाफ मून थीफ फिर से एक बार पूरा मन लगाकर ड्रॉअर में कुछ ढूंढने लगा। ईबो से उसकी चुप्पी अब सही नहीं जा रही थी। वो चिल्लाया, मैंने तुम पर बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी। मुझे सच में लगता था तुम कुछ महीने ही सही, लेकिन इस शादी को रोक पाओगे। मुझे आज़ाद होने का कोई तो मौका मिलेगा। पर मुझे नहीं लगा था कि मेरे फादर इतनी आसानी से तुम्हें चकमा दे पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें आगाह करोगे कि तुम क्राउन चुराने जा रहे हो और वो बाहें खोलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे? वो तुम्हारे बाकी के विक्टिम्स की तरह नहीं है। हम्म हाफ मून थीफ की तरफ से बस इतना ही जवाब आया। ईवो निराश होते हुए बोला, मैंने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस बार भी सक्सेसफुल हो जाओगे। शायद तुम्हारे पहले कारनामों से मैं अंधा हो गया था। फिर वो पीछे मुड़ते हुए बोला, जो करना है करो। शायद अभी भी तुम्हारे पास मौका है बैंक जाकर क्राउन चुराने का। हाँ, अगर तुम पुलिस और वहाँ की सिक्योरिटी को चकमा दे पाए तो। ईबो चुपचाप वहाँ से चला गया। हाफमोंदीव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच रहा था, शायद 1 घंटे में हाफमोंदीव की कोई ना कोई तो न्यूज़ आएगी। लेकिन आश्चर्य से अगले 20 मिनट में ही हाफमोंदीव उसके सामने प्रकट हो गया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? हाफमोंदीव ने उससे पूछा, जैसे कि वो एक फ्रेंड से बात कर रहा हो, ना कि वहाँ पर कुछ चुराने आया हो। ईबो ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, अपनी चीज़ें पैक कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? हाफमोंदीव ने कहा, ठीक है, पर क्यों कर रहे हो? ईबो ने कहा, क्या तुम मुझे चुराने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत सक्सेसफुल रहे। अब यहाँ से निकल जाओ। चाहो तो चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक में जाकर अभी भी अपना लक आजमा सकते हो। हाफमोंदीव ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या? पर जाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? ईबो ने पूछा। तो हाफमोंदीव ने कहा, तुम्हें पता है मैं अपने विक्टिम से कैसी चीज़ें चुराता हूँ? ईबो ने कहा, ये कैसा सवाल है? मैं जानता हूँ तुम सिर्फ वही चीज़ें चुराते हो जिसके लिए लोग पागल होते हैं। माना कि क्राउन मुझे बिलोंग करता है, लेकिन मेरे फादर उसके पीछे पागल है, इसलिए तुम अगर उसे चुराना चाहो तो भी ये ठीक है। हाफमोंदीव ने कहा, सही है, लेकिन वो जिस चीज़ के पीछे पागल है वो क्राउन नहीं है, कुछ और ही है। कुछ और? ईबो ने पूछा। शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। उनके लिए क्राउन से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है? तुम, हाफमून ने कहा। इससे पहले कि वो पीछे मुड़े, उसने अजीब सी गंध सूंघी। शायद वो रुमाल था। पर तुरंत ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।